to our YouTube channel Power Planning Guiding. Today we discuss about a very important topic related to BOE examinations. दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्योंकि केरला बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या है अपने BOE एग्ज़ाम अनाउंस कर दिए हैं और उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है जो कि इस साल जो BOE एग्ज़ाम में अपीयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कि केरला BOE में अपीयर करने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम को क्या है, कैसे कंप्लीट करना है और ये तो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप केरला बोर्ड में आप जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करोगे, वो क्या है, वो सारा क्राइटेरिया है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, या काफ़ी सारी क्वेरी रहती है। वो सारी क्वेरी मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा कि सर क्या आउटसाइडर इसमें अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, कि ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि जो ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं और जो अपीयर करने जा रहे हैं, मुझे पता है कि मैं ये थोड़ा वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इन द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर क्या है ये नोटिफिकेशन आ चुका था और बिफोर दैट क्या है ड्यू टू द बिजी शेड्यूल्स क्या मैं इसको वीडियो को शेड्यूल नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्या है आपको इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं जो कि स्किप कर जाते हैं लोग ड्यूरिंग एग्ज़ाम फिल फॉर्म या फिर किस तरीके से सेंड करना है। तो क्या है वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है जिनसे क्या है आपको रिजेक्शंस का सामना फेस करना पड़ता है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म में क्या है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो क्या है ये छोटी छोटी चीज़ें क्या मैं इस वीडियो के माध्यम के से मैं आपके तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना यदि आप केरला BOE में अपीयर करने जा रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स केरला है उसने क्या है कि अपना जो हाल ही में दिसंबर स्टार्टिंग में क्या है एक नोटिफिकेशन निकाला था जो कि अपने जो अंडर द रूल आता है वो क्या है बॉयलर ऑपरेशन रूल 2021 रूल नंबर 21 के अंतर्गत क्या है इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला था। तो जो दोस्तों जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो क्या है आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ये अपकमिंग मंथ 11-12 मार्च 2023 को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ केरला बोर्ड। तो दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन क्या है जो भी इसमें आपको पता होगा क्योंकि ये जो एग्ज़ाम डेट है क्या है काफ़ी बोर्ड की अप डाउन होती रहती है। तो क्या है ये अपडेट आपको इनकी जो वेबसाइट है जो भी चेंजेस होंगे इन फ्यूचर एग्ज़ाम से रिलेटेड वो क्या है आप क्या है www.fabkerala.gov.in पे जाके आप देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट इनके बारे में एग्ज़ाम्स के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो दोस्तों जो अपना जो एग्ज़ाम तो हमारे 11 और 12 मार्च को होने जा रहा है जो कि अपकमिंग है। और जो आफ्टर दैट एग्ज़ाम्स के बाद क्या है देखो इन्होंने क्या है ऑलमोस्ट एक मंथ का क्या है इन्होंने गैप रखा है। तो जो हमारा ओरल प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा वो क्या होगा 27, 28 और 29 अप्रैल 2023 को ये कंडक्ट करवाएंगे। तो इससे पहले क्या है कि दोस्तों ये तो एग्जाम्स की बात थी कि सबसे पहले आपको क्या है अपीयर करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आपको अपीयर करना पड़ेगा। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा अपना जो आपको ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन आपको सबसे पहले फिलअप करना है। वो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, जो इनकी गवर्नमेंट अथॉराइज्ड वेबसाइट है वो है www.fabkerala.gov.in। आपको इसी के माध्यम से क्या है आपको वहाँ पे एग्जाम फिल फॉर्म करना पड़ेगा। जो कि एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या दी है इन्होंने 1/12/2022 मीन्स डेट की स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर टू लास्ट ऑफ द दिसंबर कि आपके पास काफ़ी एक महीने का टाइम है जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है। और इससे पहले क्या है काफ़ी इससे पहले जो BOE बोर्ड्स हुए थे उन्होंने काफ़ी 10 से 15 दिन का टाइम दिया था जिसमें मोस्ट ऑफ पीपल्स अपीयर नहीं कर पाए। तो इन्होंने काफ़ी एक स्टैंडर्ड टाइम दिया है। आप इस टाइम रेफरेंस के अंदर क्या है आप अपनी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो आप कंप्लीट कर सकते हो और आसानी से क्या है इसमें अपीयर कर सकते हो। तो दोस्तों इसको अपीयर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, तो उसमें क्या है जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है जो इसमें लगेंगे वो क्या है आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि एज ए आपका एज प्रूफ होगा, वो क्या होगा आपका 10th का। तो दोस्तों या तो जो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट रहेगा
वो क्या है एज ए एज प्रूफ रहेगा, या फिर आप उसको क्या है बर्थ सर्टिफिकेट भी क्या है आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो इनमें से। और क्या है जो आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेशंस है आपको क्या है जो आपका मैक्सिमम जो आपका सर्टिफिकेशन मार्क्स फॉर दैट कि आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, आपका हाईएस्ट सर्टिफिकेशन क्या होगा। यदि आपने डिप्लोमा किया तो आपका डिप्लोमा रहेगा, यदि आपका बीटेक है तो आपका क्या है वो बीटेक का सर्टिफिकेट रहेगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या रहेगा दोस्तों, जो आई थिंक सभी को पता ही चल गया होगा क्योंकि आप बीओ एग्जाम देने जा रहे हो, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि भाई जो एक्सपीरियंस क्या है उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हर एक बोर्ड का। वो क्या है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही आपको क्या है वो एक्सपीरियंस लेना है अपनी कंपनी से। और क्या है वो क्या है एक्सपीरियंस कम क्या है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपने उसमें क्या लिखा होगा कि आपको जो बॉयलर डिटेल्स लिखे होंगे उसमें, तो क्या है वो बॉयलर डिटेल्स के साथ में क्या नीचे नीचे लिखा कि भाई जो ये पर्सन है इसने यहाँ से यहाँ तक या फिर स्टिल कंटिन्यू इन दिस कंपनी क्या है ये काम कर रहा है और इसका जो बिहेवियर है वो क्या है काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं कि जो एजुकेशन एक्सपीरियंस कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसको बोला जाता है। तो आपको इस तरीके से बनवाना है, यदि नहीं है तो आप किसी बीओई से रिलेटेड जिन्होंने किया है या फिर इस तरीके से आप एक फॉर्मेट दिया है उन्होंने, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लोगे तो उसकी उसी पे हमें क्या सिर्फ अपने डिटेल्स भरने हैं और कुछ नहीं भरना। और क्या है अपने जो फैक्ट्री ऑनर है आप उससे उसका सिग्नेचर ले लोगे, उससे अटेस्टेड करवा लोगे, या नहीं है तो फिर क्या है आफ्टर दैट क्या है इसको क्या है अपने जो रिस्पेक्टिव जो बॉयलर बोर्ड इंस्पेक्टर है आप उससे इसको अटैच करवा लोगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई क्या आउटसाइडर्स के लिए एलिजिबल है। डेफिनेटली आप एलिजिबल, लेकिन आपको एनओसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए करना है। एनओसी स्टैंड फॉर द नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। तो आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप ले लोगे अपनी कंपनी से, तो आफ्टर दैट क्या है दोस्तों जब आप इसको ऑनलाइन फिलअप करोगे तो आपको ये ध्यान भी रखना है, क्योंकि क्या है जो क्योंकि सर्वर इतना हाई नहीं होता है इन साइटों का, तो आपको क्या है सारे डिटेल्स क्या है पहले से ही कलेक्ट करके रख लेने हैं। यदि आप पहले से कलेक्ट नहीं करके रखोगे तो क्या है कई बार क्या है आपका जो आप सारी डिटेल्स आप फिलअप कर दोगे, आप सबमिट करोगे तो क्या है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो लॉट्स ऑफ काफ़ी लोगों के ऐसे तरीके से एरर आते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा ताकि आप हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम होता है आपको डिटेल्स फिल करके और सबमिट करने का, तो आप इस तरीके से अरेंज करके रखें कि सारा डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जैसे कि सपोज दैट कि आपको वो पीडीएफ फाइल में उसको कन्वर्ट करके रखना है, उसका साइज 1 MB का रखना है। तो आप देख लीजिए यदि आपका जो सर्टिफिकेट का साइज जो 1 MB से प्लस जा रहा है तो क्या आप उसको कंप्रेस करके क्या है 1 MB फॉर्मेट में आप उसको लेके आ जाओगे। तो ऐसे ही जैसे क्या है जो अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट है ये ध्यान रखेगी ये मैक्सिमम 1 MB तक ही सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही दोस्तों क्या है जो अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो भी आपको स्कैन करके रखने हैं, जो कि क्या है नॉट एक्सीडेड 1 MB। तो इनका फॉर्मेट क्या रहेगा JPEG। तो दोस्तों ये देख लो कि आपका जो 1 MB के अंदर ही जो आपका फोटोग्राफ है वो क्या वो सिग्नेचर क्या है वो आनी चाहिए। और क्या है जो उनका फॉर्मेट रहेगा जो JPEG रहेगा, यदि आपको नहीं है तो आप ऑनलाइन को क्या जैसे कि PNG JPEG तो क्या है आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन उल्टे हाथ का क्या है आपका अंगूठे का निशान जो कि 50 KB तक ही होना चाहिए और उसका फॉर्मेट क्या है JPEG तक होना चाहिए। तो आप क्या है ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों आपको क्या है पहले से प्रिपेयर रखनी है ताकि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का जो टाइम है वो क्या है रिड्यूस हो सके। तो दोस्तों ये आपने क्या किया यहाँ पे अपने सारे जो अपना www.fabkerala.gov.in है आपने वहाँ पे जाके क्या है ये सारे क्या है डिटेल्स आपने सबमिट कर दी। और सबमिट करके क्या है दोस्तों उसका क्या है आपने प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट उसका जो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है क्या है एक 1 से 2 पेज में क्या है आपका आ जाएगा। और क्या है आफ्टर दैट क्या है आपको क्या है वो कहाँ पे सेंड कर देना है क्या है मीन्स दैट कि जो आपने ऑनलाइन तो सारी सर्टिफिकेशन आपने अपलोड कर दी, लेकिन क्या है जो चीज़ें आपने उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऑनलाइन अपलोड की है वो क्या है उनकी हार्ड कॉपीज क्या है आपको उनके क्या है गिवन एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। तो उनका गिवन एड्रेस क्या है द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ द फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, सुरक्षा भवन नियर AJ हॉल,
करमपुरा मेडिकल कॉलेज, PO तिरुवनंतपुरम 695011 केरला। तो आपको क्या है, इस एड्रेस पे क्या है, आपको वो कुरियर कर देना है या फिर स्पीड पोस्ट कर देना है, या फिर क्या है यदि आप लेट हो गए हो काफ़ी तो क्या है इस तरीके से आप क्या है आप फ्लाइट के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर इस तरीके से क्या है आप वो अपने प्रायोरिटीज़ के ऊपर देखेंगे कि आपको आपका एग्ज़ाम जो आपका फॉर्म है वो क्या है कब तक पहुंच जाना चाहिए उनके पास, कि भाई जो उनका हार्ड कॉपीज़ का रिसीविंग का टाइम है उनका क्या है जो 11 जनवरी 2023, काफ़ी लंबा टाइम है अभी। तो आप इजीली से सारी चीज़ें कीजिए ऑनलाइन। आई थिंक जो कि है 31 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो। और क्या है हार्ड कॉपी रिसीविंग का टाइम आप देख सकते हो, कम से कम 2 हफ्ते का टाइम इन्होंने आपको दिया है। तो डेफिनेटली आप आसानी से क्या है कहीं इंडिया में कहीं पे भी इस टाइम रेफरेंस में आप कुरियर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कि जी इस एड्रेस पर आपको क्या है सेंड कर देना है। और अभी क्या है ये तो मैंने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से आपके एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और क्या है इसके साथ में क्या है लोग पूछते हैं कि सर इसकी फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों पहले से फीस 500 रुपये बढ़ चुकी है, पहले 1500 रुपये होती थी, लेकिन क्या है अभी ये पहला ही ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मैंने फीस क्या है 2000 तक देखी है। तो दोस्तों 500 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए एग्ज़ाम फीस के। तो दोस्तों क्या है आपको एग्ज़ाम फीस कहाँ से, आपको DD के थ्रू आपको इनको सबमिट करना होता है। और DD किसके नाम पे बनेगा, इन अकाउंट ऑफ हेड ऑफ अकाउंट 0230/00/800/89 C फॉर द बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस। आपको क्या है इस पे DD के माध्यम से क्या है इनको आपको पे करना है। अभी बात ही है एलिजिबिलिटी की कि काफ़ी लोग पूछते हैं सर अब क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ या फिर वहाँ पे काम कर रहा हूँ फिर या फिर इधर पे किसी अदर फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों ये अभी आप बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनका, यदि आपको केरला बोर्ड में आपको अपीयर करना है तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले कि आपकी जो एज है वो क्या है 1/12/2022 तक आपको क्या है 23 साल का होना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट है कि क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्या है डिग्री/डिप्लोमा, आपको डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए और डिग्री हो तो वेल एंड गुड है। तो इसमें से आपको क्या है यदि आप डिग्री या फिर डिप्लोमा है आप किस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से यदि आप डिग्री डिप्लोमा करोगे तो देन आप एलिजिबल रहोगे। तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आता है कि सर मैं इंस्ट्रूमेशन से हूँ या फिर मैकेट्रॉनिक्स से हूँ या फिर XYZ ब्रांच से हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे कि जो मैकेनिकल है, जो इलेक्ट्रिकल है और जो केमिकल है या फिर पावर प्लांट है, प्रोडक्शन है और इंस्ट्रूमेंटेशन है, कि यदि आप इन ब्रांचेस से या यदि आप डिग्री या डिप्लोमा करते हो तो देन आप एलिजिबल हो। और क्या है इन्होंने एक चीज़ और भी मेंशन की है यहाँ पे कि एनी इंटीग्रेशन और कम्बिनेशन विद अबो मेंशन मीन्स दैट कि यदि आपको इनका जो कम्बिनेशन है, आपने देखा होगा भी जो इंजीनियरिंग हो रही है, इंजीनियरिंग कोर्सेज हो रहे हैं वो क्या है कम्बिनेशन कंबाइंड में हो रहे हैं। सो दैट कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिकल है तो उन्होंने क्या दे दिया कि मैकेट्रॉनिक्स दे दिया। तो इसी तरीके से यदि सपो दैट इलेक्ट्रिक प्लस मैकेनिकल तो यानी एक जिस तरीके से कम्बिनेशन है मार्केट में काफ़ी कोर्सेज आ गए जो कम्बिनेशन बेस पे है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैकेट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से भी आप यदि आपने बीटेक की है, डिप्लोमा की है तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो। यदि एक रिस्पेक्टिव पर्सन यदि इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो BOE एग्जाम्स के लिए अपेयर करे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जिस बंदे ने बीटेक के बाद पावर प्लांट में O&M में क्या है 2 साल तक उसने काम किया है तो देन वो एलिजिबल है केरला बोर्ड में अपीयर करने के लिए। तो इसी तरीके से यदि डिप्लोमा है तो डिप्लोमा करने के बाद आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा आपको केरला BOE में अपीयर करने के लिए। ऐसे ही यदि आपने 1 साल है जो आपने डिप्लोमा किया है NPTI से तो क्या है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप क्या है 1 साल आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दोस्तों ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
और लेकिन इसके अलग से क्या है दोस्तों, यदि आपके पास यहाँ पे एक जो एड ऑन्स पॉइंट है, या फिर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एड ऑन पॉइंट, तो इसमें क्या रहेंगे कि दोस्तों यदि सपोज दैट कि आप किसी एक रिस्पेक्टिव कंपनी में काम कर रहे हो, यदि आपको सपोज दैट कि आप पास कंपनी में से अभी आए हो, तो आपने हाल ही में किसी अदर कंपनी में ज्वाइन किया है, तो आपको क्या है वहाँ पे ज्वाइन किए मात्र सपोज दैट कि आपको 3 से 4 महीने हुए हैं, तो क्या है दोस्तों, आप आपको सपोज दैट कि आपको क्या जस्टिफिकेशन देना है 2 साल का, कि भाई मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको तो एक करंट कंपनी में 3 से 4 महीने हुए हैं, लेकिन क्या है पास्ट मंथ की जो कंपनी है, जो पास्ट ईयर की जो कंपनी है, जो जहाँ पे आपको के पास उसका एक्सपीरियंस है, तो उस कंडीशन में आपको जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसे काउंट होगा। तो दोस्तों वो इस तरीके से काउंट होगा, जैसे कि आपके पास्ट कंपनी का जो एक्सपीरियंस है उस पे एक्सपीरियंस लेटर पे क्या है, आपको जब भी आप एनओसी लेने जाओगे तो वो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपको वो भी अटेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको करंट एक्सपीरियंस तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या है पास्ट कंपनी का भी, यदि आप अदर स्टेट से हैं तो क्या है आपको वो एनओसी लेने के दौरान क्या है आपको वो एक्सपीरियंस भी अटैच करवाना पड़ेगा। तो सपोज दैट कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि भाई आपका 1.5 ईयर क्या है पास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे क्या है करंट कंपनी में क्या है आपको सिर्फ 5 मंथ ही हुए हैं। तो दोस्तों क्या है, आपको जब आप एनओसी लेने जाओगे, तो क्या है आपको एनओसी लेते वक्त आपको क्या है जो अपना बॉयलर इंस्पेक्टर है उससे क्या है ये भी अटैच करवाओगे, और क्या है ये एक्सपेंस भी आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, देन आप एलिजिबल रहोगे। जो और भी जो इम्पोर्टेंट एड ऑन पॉइंट्स हैं जो कि मेरे डिफरेंट टाइप्स का कभी रिक्वेस्ट आ जाती है कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ, सपोज दैट कि मैं किसी शिप पे काम कर रहा हूँ, नेवी शिप पे काम कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ बीओई करने के लिए, या फिर मैं किसी रेलवे बॉयलर पे काम कर रहा हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ उनके लिए। तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। तो क्या है सिर्फ आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो दोस्तों उनके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, लेकिन क्या है तो दोस्तों आप कौन से बॉयलर पे काम कर रहे हो, क्या आप जिस बॉयलर पे आप वर्किंग कर रहे हो क्या वो बॉयलर इसके अकॉर्डिंग क्या है कॉम्पिटिटेंट है आपको अपीयरिंग कराने के लिए। तो डेफिनेटली दोस्तों जो हमारा बीओई एग्जामिनेशन है वो बोलता है, जो इस एग्जामिनेशन है, जो इसके डायरेक्टर ऑफ बोर्ड्स हैं, ये हमें बताते हैं कि मिनिमम आपका क्या है हीटिंग सरफेस एरिया 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और क्या है यदि आपका 1000 स्क्वायर मीटर नहीं है तो, या फिर आपके पास बैटरी में यदि बॉयलर से सपोज दैट कि यदि बैटरी बॉयलर करें तो बोले तो दोस्तों एक से ज़्यादा क्या आपके पास बॉयलर है और क्या है वो कॉमन हेडर में क्या है स्टीम सप्लाई दे रहे हैं, सपोज दैट ये बॉयलर 1 है ये बॉयलर 2 है। तो इनमें से दोस्तों मिनिमम दोनों का क्या है, मिनिमम क्या है 500 स्क्वायर मीटर एक इंडिविजुअली क्या है यदि हीटिंग सरफेस एरिया होगा तो देन आप एलिजिबल हो। यदि अब आपके पास बैटरी बॉयलर्स हैं तो दोस्तों आप एलिजिबल होंगे। यदि आपके जिस बॉयलर पे आप यहाँ नेवी शिप पे काम कर रहे हो या किसी अदर शिप पे ट्रांसपोर्ट शिप पे काम कर रहे हो या फिर किसी रेलवे बॉयलर पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका क्या है, यदि बैटरी बॉयलर से है तो क्या दोस्तों आपको मिनिमम 500 तो होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है आपका 1000 स्क्वायर मीटर होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यदि आप जो स्टीम शिप पे काम कर रहे हो तो क्या है आपको जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा जो आपका चीफ इंजीनियर है या फिर मास्टर ऑफ वेसल्स है उससे आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट रेलवे बॉयलर पे काम कर रहे हो तो क्या है आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से क्या है या फिर उसके जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, देन आप डेफिनेटली आप बीओई एग्जाम्स के लिए आप अपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था मेरी तरफ से कि जो मैं आपको मैक्सिमम बताना चाहता था इसके क्या क्या इसके बूस्टर पॉइंट थे और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और किस तरीके से आप एक मिनिमम टाइम ऑफ रेफरेंस में आप क्या है एग्ज़ाम फिल फॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप अपीयर करने जा रहे हो तो दोस्तों मेरे पास इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और मेरे काफ़ी अच्छे बुक्स हैं मेरे पास जो कि आप बूस्टर नोट्स हैं।
कि आप भी बीओई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो डेफिनेटली मेरे पास क्या है, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे कंटेंट्स हैं, नोट्स हैं, बूस्टर नोट्स हैं, बुक्स हैं। यदि आप भी प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो डेफिनेटली मैं एक अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इसके लिए क्या है, यदि आपको परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डिटेल्स मिल जाएंगे, तो दोस्तों आप वहाँ जाके उनको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों जो लोग केरला बीओ में अपील करने जा रहे हैं उनके लिए मैं आपको बोलूँगा कि हमारी तरफ से आपके ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छी विशेष, ताकि आप भी एग्ज़ाम क्लियर करें और डेफिनेटली अपने करियर को एक बूस्टअप दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आप भी हमें कोई वीडियो सजेस्ट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना वीडियो सजेस्ट करने से डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत